प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री व्यालोक जी। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्ते, जय सिया राम। व्यालोक जी, एक नेता हैं जो मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे ही हैं और तो उनका कुछ आधार दिखता नहीं है। ठीक है, और उनके पिताजी भी मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे ही थे। और मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे कोई भी नेता अगर होता है या नेता बनने का प्रयास करता है तो उसका एक ही कार्य होता है, उसको एंटी हिंदू काम करने हैं, एंटी हिंदू बात करनी। और इसका वो जो यह सब कार्य वो लोग करते हैं सेकुलर होने के पर्दे के पीछे, मतलब सेकुलर नाम का मुखौटा लगा लेते हैं, बाकी काम एंटी हिंदू का ही करना है। कभी इन्होंने इंटरव्यू दिया था, नाम है इनका अखिलेश यादव। कभी किसी एनडीटीवी वाले ने पूछा था एक समय में, जब एनडीटीवी की बाहर हुआ करती थी, रवीश कुमार, प्रणव राय लोग, तो कि क्या पूजा पाठ करते हैं? तो कहने नहीं नहीं, मैं पूजा पाठ नहीं करता, मेरी बीवी भी नहीं करती, यही सब था। अब आज का जो माहौल है 10 साल बाद का, योगी आदित्यनाथ जी ने जगह जगह खुदाई करवाई है और हर जगह जहां मंदिरों पर कब्जा किया गया था, हिंदू समाज जिन जगहों को भूल गया था, जिन जगहों को भुला दिया गया था, संभल जैसी पवित्र जगह, वो हमारे कलेक्टिव मेमोरी से, हिंदू समाज की मेमोरी से मिटा दी इन लोगों ने। न सिर्फ जमीन पे दंगा करके वहां से हिंदुओं को हटा के, बल्कि मीडिया में भी उन सब जगहों की बिल्कुल, उन सब बातों की बिल्कुल चर्चा किए बगैर। मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे जो नेता होता है, उसका एक काम होता है कि मुसलमान नेता या मौलाना या वो जो पूरा तंत्र है, वो कुछ भी करे उस पर आंख मूंदे रहो। कानपुर में मंदिरों को कूड़ा घर बना दिया गया और जगह जगह जो है हर मंदिर पर कब्जा करते रहे ये लोग। तो अब है कि हर जगह वहां की मेयर, यहाँ की मेयर, सब लोग अपना जो जहां जिसको समझ में आ रहा है, मंदिरों पर अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी के चलते अखिलेश यादव ने यह बयान दिया कि मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। कैसे देखते हैं सर इसको, हेलो जी? सबसे पहले तो आपने जो नाम बिगाड़ा है टोंटी चोर का, उसके लिए मैं आपकी कड़ी निंदा करता हूं। उनका नाम टोंटी चोर है और वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोंटी लेकर और उसको दिखाकर ये साबित कर चुके हैं। और वह, आपने सही कहा, दूसरी बाकी सारी बातें आपकी सही हैं कि वह अपने पिता की समृद्ध कोट अनकोट विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके बाप ने, मरहूम मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ती तो हम और राम भक्तों पर गोलियां चलवाते। उन्होंने सरयू का पानी लाल कर दिया था। जो लाशें मिली वो तो मिली ही राम भक्तों की। इसके अलावा उस समय हम लोग छोटे थे, किशोर स्मृति में वो बातें दर्ज हैं कि बालू के बोरे के साथ बांधकर बहुत सारी लाशों को बहा दिया गया था यमुना में। उसका बेटा अगर ये सब नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? और फिर मुलायम सिंह का एक और चरित्र था, वो दस्यु भी हुआ करते थे और वीपी सिंह की सरकार में बाकायदा उनका एनकाउंटर करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस निकल गई थी। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ की पुलिस जगह जगह कई जगहों पर एनकाउंटर कर रही है, कई जगहों पर पकड़ रही है। और एक तरह से जिस तरह अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है, उसी तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने एक समय दस्युओं के खिलाफ अभियान चलाया था। उसमें ये दोनों भाई भी शामिल थे। अब ये अलग बात है कि उसके बाद ये नेता बन गए। यहाँ तक कि हमारे जो पुण्य श्लोक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनका उपनाम भी इन लोगों ने हथिया लिया। इसको इनके गुर्गे भुर्गे, लघुए भगुए नेताजी नेताजी कहने लगे। और हमारी महान सरकार ने तो खैर इनको पद्म विभूषण भी दे दिया। बहरहाल ये बयान जो है, यह धिम्मी हिंदुओं, जिसको जिम्मी का जो अपभ्रंश हुआ है, जजिया देने वाले जो हिंदू हैं, उनके चरित्र को दिखाता है। 1200 वर्षों की सतत गुलामी ने हमें क्या बनाया है, हमारे समाज के एक पूरे अंग को किस तरह कैंसर से ग्रस्त कर दिया है, किस तरह से लकवा मार गया है उसकी चेतना को, किस तरह से वह अपना ही दुश्मन हो गया है। टोटी चोर अखिलेश यादव का यह बयान वही दिखाता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाता है। इसके पहले भी उनके कई सारे बयान हैं,
अब सारे बयानों पर अगर चर्चा करेंगे तो पता चला कि 8-10 घंटे का वीडियो बना है, लेकिन केवल इसी बयान पर स्टिक रहते हैं। ये बयान 3 तरह से मैं इसको डिकोड करता हूं। पहला, मुख्यमंत्री आवास के नीचे भी शिवलिंग है, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। हो सकता है हो सकता है कि खुदाई हो, लेकिन क्या मुख्यमंत्री आवास अतिक्रमण करके बनाया गया है? और अगर अतिक्रमण करके बना है तो फिर मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार आज न कल वहां भी खुदाई करेगी। पहली बात यह कि उन्होंने कानून व्यवस्था की जो स्थिति या अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, उसका एक तरह से इस व्यक्ति ने मखौल बनाया है। दूसरा, हिंदुओं को लतियाने का जो इसका पूरा इतिहास रहा है, और मुझे तो आश्चर्य इस बात का नहीं होता है कि वो नेता बना है, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि अगर 10% हिंदू भी उसको वोट दे रहे हैं, उसको अपना नेता बना रहे हैं, तो वो किस प्रकार के हिंदू हैं, ये उनको खुद सोचना चाहिए। दूसरा जो उसने बयान का, उसका दूसरा जो अर्थ मैं निकालता हूं कि हर एक जगह शिवलिंग है, तो तुम मुख्यमंत्री आवास की भी खुदाई करवाओ। अरे कहीं ऐसा ना हो कि कालिदास मार्ग से विक्रमादित्य मार्ग बहुत दूर नहीं है, लेकिन ये सीधे सीधे हिंदुओं की नस को दबाया गया है, हिंदुओं के ऊपर ये प्रहार हुआ है। क्यों? क्योंकि संभल में 250 साल पुरानी 3 मंजिला बावड़ी को भाई साहब इन लोगों ने कब्जा कर रखा था, पूरा पाट दिया था। 3 मंजिल की बावड़ी, आप सोचिए कितना समय लगा होगा। और आपने 2-3 जगहों का नाम लिया। अलीगढ़ में अभी मंदिर को मुक्त कराया गया है, कानपुर में मुक्त कराया गया है, बरेली में मुक्त कराया गया है। संभल की तो बात ही नहीं, वहां तो कुआं निकल रहा है, वहां तो जो पूरा पुराना नक्शा है उस हिसाब से तो वह सिद्ध पीठ है, और वहां पर बाकायदा उसकी पूरी तस्दीक हो रही है। वह पूरा जो नक्शा पुराना था वह साबित हो रहा है कि भाई ये सारी की सारी जो कवायद आजादी के समय से लेकर अब तक जिस तरह डेमोग्राफी चेंज की गई, जिस तरह जनांकिकी को बदला गया और जिस तरह हिंदुओं को वहां से भगाया गया, उसी तरह उनके सारे धार्मिक स्थलों पर कब्जा कराया गया। लेकिन ये जो टोटी चोर बोल रहा है, इसके अंदर किसका खून है मुझे तो यही नहीं पता चलता है। क्योंकि इस तरह की वाहियात बात कोई कैसे बोल सकता है? तुम पूजा न करो, तुम पाठ न करो, तुमको जो करना है करो। इस व्यक्ति ने, यही व्यक्ति है जिसने कुंभ में आजम खान को उसका प्रभारी बनाया था। इस व्यक्ति के लिए धर्म का, हिंदुओं का क्या महत्व है? बावजूद इसके पागल हिंदू केवल जात के नाम पर, केवल यादव हो इसके नाम पर यार 20% वोट दे देते हो। इसको जितना भी वोट मिला है, और ये 37 वोट पाकर किस तरह पागल हुआ है। ये जो फैजाबाद से जीता है इसका सांसद, उसको अयोध्या नरेश कहता है। अयोध्या नरेश कौन हो सकता है भाई, एक हमारे पूज्य श्री राम के अलावा? और ये व्यक्ति उसको अयोध्या नरेश बनाकर पेश करता है। ये व्यक्ति छिछोरा है, ये व्यक्ति लुच्चा है, और ये व्यक्ति लगातार हिंदुओं की भावना को आहत करता है। जी सर, क्या है ना कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताही मति पहले हर लेहि। ठीक है, तो जैसे वो वो छपरी सांसद है ना, संभल वाला, क्या नाम है उसका, बर्क, जो लौंडा ही है अभी, तो कोई बर्क वर्क है। हाँ, तो उसकी भी जबान ज्यादा चली तो संभल खुद गया। आपने विक्रमादित्य मार्ग की बात की, मैं दर्शकों को बता दूं जिनको अंदाजा नहीं होगा, कालिदास मार्ग पे मुख्यमंत्री आवास है, उससे 100 मीटर दूर पीछे जो है विक्रमादित्य मार्ग है, जिसपे समाजवादी पार्टी के सारे लोगों के आवास है, जिसपे अखिलेश यादव का पर्सनल आवास है। और कहा जाता है, ये सब चर्चाएं हैं कि जिसकी जमीन हुआ करती थी ओरिजिनल, उसको बैठाकर अपने राज्य में अपने काल के समय जबरदस्ती जो है कम पैसे में पूरी जमीनें लिखवा ली गई थी। तो एक अतिक्रमण तो वो भी रहा है विक्रमादित्य मार्ग पर, और पूरी विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी का आवास है, मुलायम सिंह जी का है, और क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव का है, और भी और अन्य लोगों का है। साथ ही समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी वहीं है, सामने में बहुत बड़े कैंपस में बना हुआ है, मुख्यमंत्री आवास के जस्ट पीछे। तो इन लोगों ने ये कहा था कि सोचा कि सत्ता सदैव हमारे पास रहेगी तो हम लोग यहीं आसपास ही रहेंगे।
तो कहीं सर मुख्यमंत्री आवास से खुदाई होते होते पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यालय और कार्यालय के पीछे से फिर विक्रमादित्य मार्ग तक अगर शुरू हो भी गया किसी कारण से, तो फिर क्या क्या होगा भगवान मालिक है। दूसरा आपने ये कहा कि दस्यु उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा था, जब शिवपाल यादव, मौलाना यादव जो है साइकिल से भगे थे दिल्ली और किसी तरह चौधरी चरण सिंह जी के यहाँ पहुंच के वहां उन्होंने अपनी जान बचाई थी। सर देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर करती नहीं है, एनकाउंटर हो जाता है। जैसे प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, वैसे एनकाउंटर हो जाता है, किया नहीं जाता। ऐसा आरोप ना लगाएं कि करने के लिए निकले थे लोग। तीसरी बात सर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, एक ये पैटर्न है, एक ये ट्रेंड है कि देशव्यापी इस समय सेकुलर जो नेता होते हैं सांप्रदायिकता से बचाने के लिए भाजपा को वोट नहीं देने की कस्में खाते हैं और कस्में खिलवाते हैं। तो ये है जो तंत्र है, इसमें अधिकतर रूप से ये सारा जो तंत्र है जो मुसलमान वोट बैंक सपोर्टेड होता है। इनके यहाँ वंशवाद की राजनीति होती है कि एक आदमी उठा, पार्टी बनाया, उसने अपने बेटे को या बेटी को सौंप दिया। तीसरा, भ्रष्टाचारी नंबर 1 होते हैं ये लोग। चौथा, इनके लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल ध्वस्त हुआ रहता है। अब उदाहरण ऊपर से नीचे तक शुरू कर लेते हैं, और वहां पे एंटी हिंदू कार्यक्रम तो सदैव चलता रहता है और अवैध व्यापार बहुत सारे चलते हैं, लिकर का माफिया भी चलता है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण उठा लीजिए तो मुलायम मौलाना सिंह यादव और क्या बोलते हैं आपके अली शेख यादव, इनका नया नामकरण अगर किया जाए अली शेख यादव। बिहार में लालू, ममता बनर्जी भी भतीजे को सौंप रही हैं, सब मुस्लिम वोट बैंक सपोर्ट है। शरद पवार महाराष्ट्र में, वो भी बिटिया को सौंपने के चक्कर में भ्रष्टाचारी, सब पे आरोप लगे हैं। कांग्रेस का तो कहना ही क्या, कांग्रेस ही वो कुआं है जिसमें भांग मिली हुई है, जिससे ये लोग लोटा ले लेके पी के बाहर निकले हैं। ऊपर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ठीक है। और साउथ में वो डीएमके स्टालिन, वो भी लोग जो है क्रिश्चियंस और मुसलमानों को ही सपोर्ट करते हैं, सनातन को राख कर दूंगा जला के, इस टाइप के बयान दिया करते हैं, ठीक है। और वैसे वो उदयनिधि स्टालिन फ्लॉप एक्टर है सर, 2-3 फिल्में फ्लॉप हो चुकी है। जैसे गुलशन कुमार के भाई नहीं आए थे किशन कुमार, तो जब टीवी पे उनका नाम लिया जाता था तो कहा जाता फ्लॉप एक्टर किशन कुमार, तो वैसे ही फ्लॉप एक्टर हाँ, उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि की फिल्में जब तक टीवी पर एक आध आती रहती हैं, साउथ की हाँ जो फिल्में डब तो करके मेरा ये कहना दिखाते है हैं सर, ये जो उसमें जी। पैटर्न है इसके बारे में क्या कहेंगे? अली शेख यादव जो है सिर्फ इस पूरे नेटवर्क के एक टूल भर तो हैं कि मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे हैं, और मुस्लिम वोट बैंक जरा सा छिटका नहीं कि उसके आगे और उसके लिए कुछ भी कर जाने को तैयार है। बयान क्या देना, इनका बस चले तो ये तो फिर से गोलियां चलवा दें पिताजी के तरीके से। तो ये पूरे पूरे पैटर्न को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, ये सारे बच्चे जो है जब इनके पिता नेता हो जाते हैं तो एंटाइटल्ड माहौल में पलते हैं, बढ़ते हैं कि इनको जो है, जब ये बैटिंग कर रहे होते हैं, आपको याद होगा कि आईएएस अधिकारी लोग बॉलिंग कर रहे थे और इनको आउट कर दिया। ये सर 4 साल आईएएस 11 वर्सेस सीएम 11 के मैचेस हुए, 4 साल लगातार अखिलेश यादव मैन ऑफ द मैच रहे, फाइनल जीता इन्होंने उन मैचेस के, और ये 4 साल लगातार मैन ऑफ द मैच रहे। और एक अधिकारी ने गलती से इनको आउट कर दिया तो सर पकड़ के बैठ गया। ये वीडियोस हैं, चल रहे हैं। तो बचपन से ये लोग ऐसे ही खेले हैं, खिलाए गए हैं कि भैया आप जो कहे थे वही सही है, और इनके आसपास एक दलाल तंत्र होता है। तो आप इस पूरे पैटर्न को कैसे देखते हैं जो भारतीय राजनीति के हर प्रदेश की राजनीति को इस तरीके से ग्रसित कर रखी है? एंटी हिंदू कार्यक्रम तो इनका पहला एजेंडा होता है। जी बिल्कुल। देखिए, ये पूरा कार्यक्रम जो है, ये पूरा पैटर्न जो है, वो आपने जड़ का खुलासा कर दिया है। कांग्रेस से शुरू हुई ये बात, और कांग्रेस में जिस तरह एक खानदान एंटाइटल मानता है खुद को, जैसे अभी भी आप देखिए तो राहुल विंची जिस तरह से करता है, उसने जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय अध्यादेश फाड़ दिया था, आज वो संसद में जिस तरह करता है, टी शर्ट पहन के मछलियां दिखाता हुआ और जाता है, 55 साल का अधेड़ बालक, चिराधेड़ बालक जो है, हालांकि वो बालक बालक बुद्धि नहीं है। प्रधानमंत्री की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, वो विषधर सर्प है, वो कोबरा से भी खतरनाक है। लेकिन वो जिस तरह से वो पूरे एक परिवार ने किया, उसी तरह से आप देखिए जगह जगह पर जो ये मुलायम या फिर जो लालू, इन लोगों का, लालू का बेटा भी क्रिकेट खेलता था। अब यह अलग बात है कि भाई क्रिकेट एक ऐसा खेल है, या कोई भी खेल जो प्रतिस्पर्धात्मक है, उसमें आपके बाप आपको पहुंचा तो सकते हैं, एक जगह दिला सकते हैं,
लेकिन अगर आप उसमें परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर आपको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म का जो चलता है गटरवुड में, तो गटरवुड में नेपोटिज्म है, बिल्कुल है, लेकिन आप देखिए ना, फरदीन खान चल पाया क्या? बाकी आप नाम लेते जाइए जिनमें दम था। बाप के होने से, चाचा के होने से आपको एक फायदा ये मिलता है कि वो जो प्रतियोगिता गलाकाट होती है उस जगह पहुंचने की, आप सीधे यश चोपड़ा के पास पहुंच जाएंगे, आप सीधे जौहर के पास पहुंच जाएंगे, आप जो ये बड़े बड़े खानदान हैं, ब्रांड हैं सो कॉल्ड, उनके पास आपकी सीधे पहुंच हो जाएगी। लेकिन अगर दर्शक आपको नहीं नकारेंगे, तो आप अमिताभ बच्चन के बेटे हो, आप 14 फिल्में लगातार, और जबकि अभिषेक बच्चन सबसे बढ़िया एक्टर्स में एक हैं, लेकिन जी अब वो वटवृक्ष के नीचे पले, तो फिर वो नहीं चल पाए। खैर, सर, विषयांतर हो रहा ये है लोग जो जरा हैं, सा। विषयांतर से मैं थोड़ा सा इधर उधर निकला था, मैं वापस आ रहा हूँ। ये पूरा जो खानदानी रोग है, वो आप राजनीति में खास तौर से बिहार और यूपी में देखेंगे। आपने साउथ का नाम लिया, साउथ में भी है। तो साउथ में एक परंपरा है कि चलो बेटा में और 5 साल बाद इधर उधर अदला बदली, साउथ की बात अलग करेंगे। यहाँ का जो रोग है, वो रोग सबसे बड़ा रोग ये है कि 15 वर्षों तक जहां कोर्ट ने कहा कि जंगल राज है, ये मेरी भाषा नहीं है, बिहार के बारे में हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट की ये टिप्पणी थी लालू प्रसाद के राजकाल में, कि भाई ये जंगल राज है। उसके बेटे को फिर से नेता बनाने पर वहां की जनता आमादा है। और अगर ये बातें मैं कहता हूं तो मुझे बीइंग अ बिहारी इतनी गालियां मिलती हैं कि मैं खैर क्या ही बताऊं। लेकिन खैर, तो जो सच है, उसी तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने, आज उत्तर प्रदेश वाले बहुत दिखा रहे हैं, ये देखो हमारा एक्सप्रेस वे, ये देखो महाराज जी, ये देखो महाकुंभ, ये देखो फलाना, ये देखो चिलाना, बड़ा भव्य टाइप से, बड़ा मतलब कॉलर ऊंचा करके। वैसे भी बेचारे 6-7 साल पहले तक उनके पास और किसी से तुलना का था नहीं, एक बिहार था गर्त में पड़ा हुआ, और दोनों के बीच प्रतियोगिता चलती थी। लेकिन उन लोगों ने भी, उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी इस खानदान को पाल के रखा है। तो सबसे बड़ी गलती तो इनकी है, उन हिंदुओं की है, जो इन लोगों के इतने अत्याचारों को देखते हुए, उसी की पार्टी में, टोटी चोर की पार्टी में कितने लोग हैं जिन्होंने सनातन के बारे में क्या क्या नहीं कहा है, कौन कौन सी बातें नहीं कही, लेकिन इसके बावजूद वो व्यक्ति किस निर्लज्जता से सदन में जाता है, किस निर्लज्जता से, किस ढिठाई से वह अपनी कही हुई बातों को डिफेंड करता है, वह अपनी कही हुई बातों को पर अड़ा रहता है। ये सारी बातें होती हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए जनता जनार्दन को मैं दोषी तो नहीं कह सकता, क्योंकि वो जनता जनार्दन है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, उत्तर प्रदेश की और बिहार की जनता को खास तौर से, क्योंकि मेरा इन दोनों राज्यों से बहुत आवाज आना रहा है। एक मेरी जन्मभूमि है, एक कर्मभूमि रही है। जब तक टोटी चोर जैसे लोगों को राजनैतिक रूप से खत्म नहीं किया जाएगा, ये लोग इसी तरह, क्योंकि इनको पता है कि 14% मुसलमान हो या 20% मुसलमान हो, उनके पास कोई सकारात्मक एजेंडा नहीं है। उनका केवल एक एजेंडा है कि फलानी पार्टी को हराना है। अब उसमें टोटी चोर फिट हो कि विषधर राहुल फिट हो या कोई भी फिट हो जाए, मुसलमानों की ब्लॉक वोटिंग होती है, आपको पता है। मुसलमान बिना ये देखे हुए वोट करता है कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। आप कुछ भी कर लीजिए, इसके प्रमाण है ना। 3,000 की जनसंख्या वाला वो गांव, जहां सबको मकान मिले, सबको शौचालय मिले, और वोट कितने मिले। तो मुसलमानों के बारे में ये जो बार बार कहा जाता है कि हम पिछड़े हैं, हम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी रजाकार ओवैसी ने कहा कि भाई बाबा जी को पुलिस स्टेशन बनाने की फुर्सत है संभल में, स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल बनाने के लिए, मुसलमानों के इलाके में कुछ काम नहीं करवाते हैं। भैया पहले तो ये बताओ कि मुसलमानों का इलाका कौन सा है। लेके तो चले गए थे ना तुम लोग 1947 में, जाओ ना भाई मुसलमानों के इलाके में, और 57 मुसलमानों के इलाके हैं। भारत में क्या कर रहे हो। दूसरा, ये जो लगातार झुनझुना बजाया जाता है कि हमारा खून शामिल है और फला चिल्ला धमाका, और हमने चुना था, नहीं चुना था। झूठ मत बोला करो। वैसे तुम लोग पैदाइशी झूठे होते हो, लेकिन इतना झूठ मत बोलो यार।
उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला के 1946-47 में 330 सीटें थी और मुस्लिम लीग ने 312 या 13 सीटें जीती थी। क्या बात कर रहे हो? 95% मुसलमानों ने वोट दिया था। अभी बिहारी मुसलमान पाकिस्तान की संसद में खड़ा होकर गरज रहा था कि पाकिस्तान हमने बनाया है, और उनको बिहारी कहा जाता है। बांग्लादेश में बिहारी गाली है, पाकिस्तान में बिहारी गाली है, और बिहारियों ने ये किया है। और बिहारियों के कुकर्म तो इतने लंबे चौड़े हैं, पहले तो पाकिस्तान बना दिया, उसके बाद बांग्लादेश बनाया, उसके बाद क्या किया आपने, जाकर दिल्ली में केजरीवाल बना दिया। तो खैर वो फिर से विषयांतर हो जाएगा, वो फिर अलग एक वीडियो करेंगे बिहारियों के कुकर्म पर। लेकिन ये टोटी चोर वगैरह की हिम्मत इसलिए इतनी होती है कि हमारे संपादक जी जो हैं, अवनीश जी, उनके शब्द में उधार ले लेता हूं कि एक उंगली जो है वो करनी नहीं आती है। 70 वर्षों का कचरा है। किसी देश के इतिहास में 10 वर्ष कुछ नहीं होते हैं, वो एक लंबा समय है। और खास तौर से जब संस्कृति की लड़ाई चल रही हो, जब धर्म की लड़ाई चल रही हो, जब समाज की लड़ाई चल रही हो, तो 10 साल में तो केवल इतनी बात हुई है कि अब हमारे जैसे लोग बहुसंख्या में दिख रहे हैं, जगह जगह पर ये बातें हो रही हैं, जगह जगह इनके कुकर्म फैलाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये स्थिति तब ठीक होगी जब टोटी चोर को एक सीट के लाले पड़ जाए, जब उसकी पार्टी को हर एक हिंदू ये कहे कि ये हिंदू द्रोही है, ये व्यक्ति हिंदू सभ्यता का, हिंदू समाज का पापी है, इसको एक वोट नहीं मिलना चाहिए। वो स्थिति जब तक नहीं आएगी संदीप जी, तब तक ये लोग इसी तरह से बयान देंगे और इसी तरह से बकवास करते रहेंगे। जी, और सर आपने देखिए, आपने कहा कि यूपी वाले गर्व करते हैं कि आजकल महाराज जी यहाँ के सीएम है और लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया। सर 2024 के चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं, तो उस दिन तो हम सब शर्म से शर्मसार थे, और पूरी दुनिया से फोन आ रहे थे, इधर से उधर से पूरे देश से फोन आ रहे थे कि भैया तुम लोग अयोध्या कैसे हार नहीं गए नहीं और नहीं, कैसे हरा उसमें दिया, तो हम लोग बस खुद। एक चीज, जी। बस एक बात इसमें वही जोड़ देता हूं। मोदी जीवन नाच नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है। योगी जीवन नाच नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है। क्या कर रहा है? लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सब काम ठीक चल, उससे मजा नहीं आया, तो 37 सीटें दे दी टोटी चोर को। जी। अरे सर, मैं टोटी चौर को तो हटा दी सर, मैं अमेठी, मैं सोचता हूँ कि कुछ एक बावड़ी, शायद ना कुछ बड़ी बावड़ी अमेठी रायबरेली में भी होगी, उस खोदा जाए तो वहां भी एक बहुत बड़ा पानी का स्रोत निकलेगा जिसमें भांग पड़ी हुई है बहुत कायदे से। आप सोचिए अमेठी और रायबरेली की जनता ने क्या किया है। 60 साल स्वयं झेला है, अपने आप को देखा है पीढ़ी दर पीढ़ी, फिर उन्होंने क्या किया। राहुल गांधी के कथनानुसार बता रहा हूँ मैं किसी सांसद का वो नहीं कर रहा। राहुल गांधी के कथन के अनुसार कि मैं स्मृति को एक नौकर से हरवाऊंगा अपने। हो गया 5 साल के काम, मतलब वहां का परिवर्तन तो मैंने अपनी आंख से देखा था, अब छोड़ दिए क्या कहा जाए। तो खैर जनता को बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसी जनता ने मोदी जी को जो है, जब कोई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट भी नहीं था तो मोदी जी को 325 सीट भी दी। फिर महाराज जी को वापस लेके आए 2019 में, 37 दिया अगर उनको, तो 33 भाजपा को भी दिया, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। और सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद जो है इसी जनता ने किया था, तो कोई समस्या नहीं, कोई एक झूठ चल गया कोई बात नहीं, कुछ हर एक कोर्स करेक्शन बनता है। तो बात तो सर, मैं अंततः अब इस चर्चा का यहीं समापन करूंगा। बात यहाँ सिर्फ एक डेली चुनाव की नहीं है कि कोई सत्ता में आ गया, कोई सरकार आ गई, कोई दूसरी सरकार आ गई, चल रहा है, कभी ये आ रहे हैं कभी वो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन सत्ताओं के पीछे असली सत्ता है मुस्लिम वोट बैंक की, और उसका सिर्फ एक काम है कि भारत में धीरे धीरे भारत जैसे लोहे को, उसका जो जंग लगाना और उसका शरण करना, ताकि वो कमजोर हो जाए, यही प्रयास है। पाकिस्तान बांग्लादेश बना के इन लोगों ने कर लिया, पूरे भारत पर आज भी नजर है, और अली शेख यादव और इस प्रकार के लोग इनके टूल्स हैं। जिस दिन मुस्लिम वोट बैंक को लगेगा कि अब इनकी जरूरत नहीं है, तो वो बिहार में 5 सीट जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के मुसलमानों को जिताएंगे और तेजस्वी यादव की पार्टी के मुसलमानों को हरा देंगे। असम में अगर इन्हें लगता है कि अब हमको कांग्रेस के पीछे जाना है, तो बदरुद्दीन अजमल, AIUDF, पूरे असम के मुसलमानों का एक छत्र नेता, उसको 10.5 लाख वोट से हरा देंगे और कांग्रेस के एक सांसद को जिता देंगे। इस बार की सबसे बड़ी जीत वही है। खैर, तो इनके टूल बनने वाले नेताओं से बचें, ये हमारी रिक्वेस्ट। वेलोक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना
दर्द भी साझा किया, क्योंकि हम लोग जिए हैं, आप भी जी रहे हैं, हम सब जिए हैं। और लोगों को पता चलना चाहिए कि मुस्लिम वोट बैंक भरोसे के माध्यम से जो नेता आते हैं वो क्या होते हैं, क्या करते हैं जनता के साथ। तो इसी के साथ अगर आपको बातें जरूरी लगी हो, दर्शकों काम की लगी हो, तो कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं, बड़ी जरूरी हैं। और प्रारब्ध चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में व्यालोक वाणी को भी जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।